गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो पहला टॉपिक आपका क्या है? देखो, चैप्टर का नेम है चैप्टर 11 है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और पहला टॉपिक है आपका हीट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से समझना क्या हम बोलने जा रहे हैं और ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो, हीट आपकी डेफिनेशन लिखी है सामने। हीट एक एनर्जी का फॉर्म ही होती है और विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। देखो, हीट सिर्फ हमको ये बताती है कि एक्चुअल में कोई भी बॉडी ले लो या फिर कोई भी सब्सटेंस ले लो, वो कितना गर्म है, या फिर वो फील कराता है कि हमको वो गर्म है या फिर ठंडा है। सिंपल सी बात, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो गर्म है या ठंडा है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन हमको बताता है? हीट बताती है, क्योंकि हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है। और ये सिर्फ किसी भी बॉडी के बारे में क्या बताएगा? वो हॉट है या फिर गर्म है, सिर्फ उसका सेंसेशन देगा, बाकी और कुछ नहीं। जैसे आप लोग एग्जांपल से समझो, जैसे व्हेन वी स्टैंड नियर अ फायर, अगर आग के पास में आप लोग खड़े होते हो, अचानक में बैठे हो या फिर खड़े हो, तो ध्यान से देखना कि हीट जो फायर की होती है वो हमारी तरफ ट्रांसमिट होने लगती है। मतलब आग से हीट हमारे बॉडी में इंटर करने लगती है, और इंटर करने की वजह से हमको क्या फील होता है कि हमारे बहुत गर्म लगने लगा। सेकेंड एग्जाम्पल, भाई गर्माहट पैदा होती तो हमको क्या लगता है कि हमारी जो स्किन है वो बहुत जलने लगी, बहुत ज्यादा मतलब गर्म हो गई, ऐसा फील होता है ना। और ये भी इसमें एक चीज याद रखना, हीट हमेशा हायर टू लोअर की तरफ ट्रांसफर होती है। मतलब अगर कोई भी बॉडी, मान लिया उसका उस टेम्परेचर कुछ है, फिलहाल टेम्परेचर भी जो है हम नहीं बताएं, इसीलिए हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, आगे भी बताते हैं, ठीक है। सिंपल अभी हीट समझो क्या है। जैसे आप बर्फ की बात करो, देखो बर्फ की अगर सॉलिड कोई क्यूब ले लो बर्फ का, और उसको अगर आप टच करते हो तो देखा होगा कि जो बर्फ का क्यूब है, उसको जब हम लोग टच करते हैं तो हमारे में से, हमारे बॉडी में से हीट जो है वो बर्फ में इंटर करती है। तो जब हमारी बॉडी गुड मॉर्निंग से सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हमारी बॉडी से जब हीट बर्फ में इंटर करती है तो हम, गुड मॉर्निंग, तो हमको क्या लगता है कि हमको लगा कि मतलब हम जाड़ा सा फील होता है, मतलब हमको ठंडा लगने लगता है। इट मीन्स हम कोल्डनेस फील करते हैं। तो एक्चुअल में जो हीट का देखो डिसबैलेंस होता है, हीट कम ज्यादा जब होती है और आपस में कांटेक्ट में आती है तो हीट हायर से लोअर की तरफ ट्रांसफर होने लगती है, जिसकी वजह से हमको हॉटनेस और कोल्डनेस की सेंसेशन होती है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। तो इसके बाद देखो, हीट को डिफाइन करने के लिए दो थेरीज आई। वो थेरीज कौन कौन है? पहली थेरी आपकी है कैलोरिक थेरी ऑफ हीट। मतलब हीट एक्चुअल में क्या होती है, ये कैलोरी समझ लो, एक साइंटिस्ट ही थे, और कैलोरी ने एक्चुअल में इस थेरी के हीट को डिफाइन करने के लिए अपनी थेरी क्या रखी, तो उन्होंने देखो क्या बताया। तो सबसे पहले कैलोरिक जो है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखो। यहाँ पर लिखा है हीट इज अ इनविजिबल वेटलेस एंड ऑर्डरलेस फ्लूइड कॉल्ड कैलोरी। एक्चुअल में कैलोरिक सिंपल आपका क्या कहा जाएगा, जो देखो इनविजिबल का मतलब आप लोग समझते हो, हीट एक ऐसी चीज है जो इनविजिबल है, मतलब जो दिखती नहीं है, वेटलेस मतलब जिसका कोई वेट नहीं है, ऑर्डरलेस मतलब जिसकी कोई सुगंध नहीं है। एक ऐसा ये फ्लूइड है, हीट एक ऐसा फ्लूइड है जिस जो इनविजिबल है, वेटलेस है और ऑर्डरलेस है, जिसको हम लोग कैलोरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैलोरिक बोलेंगे। क्लियर हुआ इतना? अब ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, अब ये थेरी एक्चुअल में बताती क्या है? तो ये थेरी ये बताती है व्हेन सम कैलोरिक, व्हेन सम कैलोरिक इज एडेड टू अ बॉडी, मतलब कुछ कैलोरिक हम किसी बॉडी में अगर ऐड कर रहे हैं, इट्स टेम्परेचर राइजेस, एंड व्हेन सम कैलोरिक इज रिमूव्ड, क्या लिखा है? सम कैलोरिक इज रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी, इट्स टेम्परेचर इज फॉल्स। देखो सिंपल कैलोरिक थ्योरी में आपको ये जो हमने पॉइंट बना के लिखा है, इसको याद रखना है। कैलोरिक क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के बाद वो कैलोरिक की डेफिनेशन समझ लो लिखी है। लेकिन सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है क्या? व्हेन सम कैलोरिक इज एडेड टू अ बॉडी, अगर किसी बॉडी में हम कुछ कैलोरी डाल देते हैं, कुछ कैलोरी ऐड कर देते हैं, है ना, इट्स टेम्परेचर इज राइज, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंड व्हेन सम कैलोरिक इज रिमूव्ड, अगर उस बॉडी में से सम कैलोरिक मतलब कुछ कैलोरिक हम क्या कर रहे हैं? रिमूव कर दें फ्रॉम अ बॉडी, इट्स टेम्परेचर इज फॉल्स, तो उस बॉडी का जो टेम्परेचर होता है क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर डाउन पड़ जाएगा। ये किसने कहा? ये किस थ्योरी में हम लोग पढ़ रहे हैं? कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। समझ में आया कि नहीं? यस सर। सर वो हाँ, तो ध्यान रखना, अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट, हाँ बोलो। सर फिर से बता दीजिए सर, नेटवर्क
नहीं आ रहा। हाँ। देखो कैलोरिक थ्योरी में जो है आप लोगों को सिर्फ ये बताया जाता है, कैलोरिक थ्योरी क्या कहती है हमारी, कि अगर किसी बॉडी में अगर कुछ कैलोरी का आप ऐड कर दो, मतलब कुछ एनर्जी अगर आप ऐड कर दो तो उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर उसी बॉडी से कुछ टेम्परेचर या फिर सॉरी कुछ कैलोरी क्या कर दें हम रिमूव कर दें, तो उस बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो फॉल कर जाएगा। तो ध्यान देना, टेम्परेचर अभी फिलहाल जानते तो सभी लोग हो, लेकिन टेम्परेचर अभी टॉपिक ही आएगा। टेम्परेचर क्या होता है उसकी हम लोग चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हीट की चर्चा कर रहे हैं। अगर किसी भी बॉडी में सम कैलोरी अगर ऐड कर दें तो उस बॉडी का जो टेम्परेचर होता है राइज कर जाएगा। अगर उसी बॉडी में अगर कुछ कैलोरी हम क्या कर दें रिमूव कर दें तो उस बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो फॉल हो जाएगा। इतना सिर्फ किसने बता, किस थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे, कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। ये हीट की एक्चुअल में हीट के बारे में समझ लो, ये हीट की डेफिनेशन ही है। इसके बाद सेकेंड थ्योरी आती है, वो आपकी है डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट। देखो डायनेमिक थ्योरी बहुत ही मतलब यूजुअल है और थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इससे। तो डायनेमिक थ्योरी क्या बताती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल सब्सटेंसेस सॉलिड लिक्विड गैस। देखो मैटर जो होते हैं वो भाई तीनों स्टेजेस में पाए जाते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, भाई जितने भी हमारे यूनिवर्स में जितनी भी मैटर्स होते हैं ये सब किससे मिलकर बने हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन। और हमेशा ये मॉलिक्यूल देखो किस स्टेज में रहते हैं, हमेशा रैंडम मोशन किया करते हैं। भाई सॉलिड में थोड़ा कम होता है मोशन बट होता है, लेकिन लिक्विड और गैस की अगर हम बात करें तो उसमें मॉलिक्यूल्स थोड़ा मोशन दिखता भी, हाँ कि मॉलिक्यूल एट रैंडम इधर उधर मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो दे हैव थ्री काइंड ऑफ मोशन। जो इन बॉडीज में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने तीन तरीके के मोशन करते हैं। कौन कौन, नीचे आपके लिखे ए बी सी करके। पहला होता है ट्रांसलेटरी मोशन या फिर इसको ट्रांसलेशनल मोशन भी आप बोल सकते हो। दूसरा है रोटेशनल मोशन, तीसरा है वाइब्रेशनल मोशन। ये किसी भी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके तीन तरीके के मोशंस होते हैं। कौन कौन, ट्रांसलेशनल या फिर ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा है रोटेशनल मोशन, तीसरा है वाइब्रेशनल मोशन। इतना क्लियर हुआ? यस सर। अगर इतना क्लियर हुआ तो अब इनकी अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि एक्चुअल में इनकी थ्योरी क्या बताती है। ठीक है, तो डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट क्या कहती है समझो। देखो कह रहा है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। इन्होंने बताया मतलब बॉडी की अगर काइनेटिक एनर्जी आप क्या कर देते हो बढ़ा देते हो, तो काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब पहले समझ लो, टेम्परेचर अगर उस बॉडी का बढ़ाओगे सबसे पहले एज टेम्परेचर इंक्रीज, अगर उस बॉडी का टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। तो जो उस बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनकी क्या चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। हेंस द हीट ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। तो इससे ये पता चलता है कि उस सिस्टम की जो हीट होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको ये जो पॉइंट हमने बना के लिखा है इसको याद रखना, क्या अगर किसी भी बॉडी का या फिर किसी भी सिस्टम का आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। तो जाहिर सी बात है भाई जितने भी मॉलिक्यूल्स उस सब्सटेंस के होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। हेंस द हीट ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। तो हम ये कह सकते हैं उस सिस्टम की जो हीट होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर हुआ? बोलो भाई। बिल्कुल सर। यस सर। हाँ तो ध्यान रखना जैसा क्लियर ये, हो हाँ ये जो थ्योरीज हैं, ये जो थ्योरीज है आपकी सिर्फ हीट के बारे में कॉन्सेप्ट बता रही हैं। ठीक है, तो एक्चुअल डेफिनेशन पूछे तो डायनेमिक थ्योरी क्या होती है आपको बस इतना ही लिखना है जितना हमने नोट्स में लिखा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताना है। क्लियर? ओके सर। हाँ, इसके बाद आपका अगला टॉपिक जो है ये हटा देते हैं इधर। अगला टॉपिक आपका आता है, अभी इसमें भी कुछ पॉइंट है। क्या वीडियो एकदम क्लियर दिख रही कि नहीं? सभी बच्चे अपनी माइक म्यूट कर दें और वीडियो ऑन रखें, माइक म्यूट करना है। ये कौन बच्चा है, म्यूट करो जल्दी से माइक, सिर्फ हमारी सुनो नहीं तो आप लोगों की हम सुनेंगे दिक्कत हो जाएगी। चलो इसके बाद देखते हैं, देखो हीट के बारे में एक और पॉइंट है आगे, क्या हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
सिंपल सी बात है, जितनी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी टोटल उस सिस्टम की होगी, अगर सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को हम ऐड कर दें, दैट इज कॉल्ड हीट। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यही उस सिस्टम की हीट है। बात समझे। इसके बाद यूनिट ऑफ हीट, एक्चुअल में हीट की यूनिट क्या होती है, तो सबसे पहले हम जो लिखते हैं शुरुआत से वही करना है। क्या एसआई यूनिट एक्चुअल में हम लोग क्या बोलेंगे, जूल होती है, क्योंकि ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है, तो एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो जूल हो जाएगी। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट आपकी कैलोरी कही जाती है, और यहाँ पर हमने इस बादल में देखो हमने मेघ बनाया बहुत अच्छा सा, इसमें लिख दिया है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। मतलब 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, 4.186 जूल, इतने जूल के बराबर होता है। तो अगर सीजीएस यूनिट आपसे कोई ये हीट की पूछता है तो आप लोग क्या बताओगे, कैलोरी। और डायमेंशनल फार्मूला आपका दिया है जो जूल मतलब जो एनर्जी का होता है वही यहाँ पर ml²T-2। आपकी बुक्स में वैसे डायमेंशनल फार्मूला नहीं दिया है, लेकिन ये हम मान सकते हैं कि अगर जूल में मेजर कर रहे हैं साइज सिस्टम में, तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला होता है एनर्जी का। ठीक है। इसके बाद एक्चुअल में 1 कैलोरी अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, हमने नोट करके लिख दिया है। क्या 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। देखो बहुत ये बच्चे छोड़कर भाग रहे हैं जो, जिनकी अटेंडेंस हम लगाएंगे नहीं आज, 38 39 ये छोड़कर जो निकल रहे हैं। अच्छा, अटेंडेंस हम प्रिंसिपल सर को ऐसे दे देंगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं लास्ट तक रहेंगे बस उन्हीं की अटेंडेंस हम देंगे। तो देखो भाई 1 कैलोरी क्या होती है, तो देखो 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। देखो उतनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, जब आप कोई भी सब्सटेंस का मास कितना ले लो, 1 ग्राम ले लो, अगर उस 1 ग्राम मास का टेम्परेचर आपको कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो 14.5 टू कितना लिखा 15.5, इनका डिफरेंस कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड का है ना। अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर मतलब सब्सटेंस कितना होना चाहिए 1 ग्राम होना चाहिए, क्यों ग्राम क्यों लिए, क्योंकि हम सीजीएस में कह रहे हैं। ठीक है। तो 1 ग्राम अगर कोई सब्सटेंस ले रहे हो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप रेज कर दो, मतलब बढ़ा दो, तो जो एक्चुअल में एनर्जी हमको एनर्जी की जितनी रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी एनर्जी। बात समझे। 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए हमको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज 1 कैलोरी एनर्जी। ये आपकी डेफिनेशन है, इसको याद रखना। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है टेम्परेचर। तो ध्यान दो इधर टेम्परेचर सर क्या होता है। हाँ बोलो, सर हाँ बोलो बोलो बोलो। जैसे कोई सिस्टम है सर, उसकी काइनेटिक एनर्जी ही सर, टोटल काइनेटिक एनर्जी ही हीट होगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा स्मिता। ध्यान मतलब रखना। सर सर देखो ये पूछना ये, है। हाँ एक मिनट हमारी बात सुन लो, बाकी बच्चे जो है माइक अपनी बंद कर दो। ठीक है, ध्यान देना इधर, हमारी बात सुनना, फिर से हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखो हमने बताया जो मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस के होते हैं वो कितने तरीके के मोशन करते हैं, एक तो आपका ट्रांसलेटरी, दूसरा वाइब्रेटरी, और तीसरा हो जाता है आपका, तीसरा कौन सा बताएं, बोलो भाई, वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, और तीसरा आपका ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और रोटेटरी। मतलब अगर हम देखा जाए, हम कह दें कि जो मॉलिक्यूल सब्सटेंस के होते हैं वो कितने तरीके के मोशन करते हैं, तो आपका एक तो ट्रांसलेशनल मोशन हुआ, रोटेशनल हुआ और वाइब्रेशनल। तो हमेशा ध्यान देना, एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स जब काइनेटिक मतलब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ग्रेटर होती है। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो उस सिस्टम की टोटल होगी उसका सम वही हीट कहलाता है। लेकिन ध्यान देना एनर्जी जितनी भी हो, अब पोटेंशियल एनर्जी जब मॉलिक्यूल पे रेस्ट में रहेगा तो आपको पोटेंशियल एनर्जी, हमने क्या कहा हीट क्या है, मॉलिक्यूल थोड़ा चलने से, मॉलिक्यूल थोड़ा मूव करने से तब हीट जनरेट होगी। लेकिन जो रेस्ट में मॉलिक्यूल, ये कौन है भाई, बंद करो ये ये कौन है, ये कौन है बच्चा, म्यूट करो। ये ये कौन है क्लास डिस्टर्ब कर रहा है।
आवाज आ रही सभी बच्चों को? जी सर, आ रही है सर। ये सर, आ कौन रही ये सॉन्ग कौन बजा रहा था? सर अभी कोई था सर। ये पूर्वी अगर इसमें है, मॉनिटर जो भी है क्लासेस के, वो ध्यान दो। जिस बच्चे ने ये गलती की है बहुत, अब उसको सोच लेना, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत मार पड़ेगी। ये सारे, ये पता है सिर्फ तुम ही नहीं सुन रहे हो, ये बदतमीजी पता है कैसी है? हमने कहा ना माइक बंद कर लिया करो। ये एक नहीं, पूरे 45 बच्चे देख रहे हैं, पूरी क्लास डिस्टर्ब कर देते हो। देखा मॉनिटर जो है, आप थोड़ा फोकस करो, देखे रहो। जो भी मॉनिटर है वो देखे रहिए ये किसकी माइक चल रही है। सर फिर से ध्यान देना, हम सभी को म्यूट कर रहे हैं, ठीक है? हमारी आवाज सिर्फ तुम लोगों तक जाएगी, ठीक है? चलो ठीक है, देखते हैं। तो इसके बाद देखो टेम्परेचर की हम लोग बात करते हैं। ऑफलाइन जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? अभी जल्दी ही 30 तारीख के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आवाज आ रही कि नहीं? 30 तारीख तक सर ऐसे ही चलेगा क्या? हाँ हाँ, चलो फिलहाल किसकी तरफ से आवाज आ रही है? बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। म्यूट कर दे सभी को। रुक जाना, हम म्यूट कर रहे हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुन लेना, नहीं तो क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। चलो म्यूट कर दी। चलो ठीक है, देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर में द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। देखो एक्चुअल में हम लोग हीट की जब बात कर रहे थे तो उसमें हमने ये चर्चा की, एक्चुअल में कोई भी बॉडी है अगर वो मतलब ठंडी है या गर्म है, सिर्फ हमको ये सेंस कराता है, कौन? हीट। लेकिन वो कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है, अगर इसको हम मेजर कर पाए तो मेजर हम लोग किसमें? गुड मॉर्निंग सर। यूनिट होगी। गुड मॉर्निंग, एक यूनिट होगी। क्यों भाई? अगर उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कर पाए? मेजर कर पाए। तो अगर हम मेजर करके एक्चुअल में किसी बॉडी का टेम्परेचर ये बता दें कि कितना वो कोल्ड है या फिर कितना हॉट है, तो दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब उस बॉडी की अगर कुछ हीट है तो हीट कितनी है सिर्फ मेजर करके बता दें तो हमारा क्या कहा जाएगा? टेम्परेचर कहा जाएगा। आया समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, इसके बाद सिंपल डेफिनेशन लिखिए आप लोग, याद रखना क्या? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी भी सब्सटेंस की कितने डिग्री वो गर्म है, कितने डिग्री वो ठंडा है, अगर ये हम बता दें तो दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। उसी को हम लोग टेम्परेचर बोलेंगे। सिंपल हमने डेफिनेशन इसकी लिखी, आप लोग याद रखो, बहुत सिंपल है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर हम मेजर कर दें कि कितना एक्चुअल में हॉट है, कितनी गर्म है, तो वो वही हमारा क्या कहा जाएगा? टेम्परेचर कहा जाएगा। इट मेजर्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हैं। ये टेम्परेचर जो है एक्चुअल में क्या मेजर करता है कि किसी भी बॉडी का एवरेज, किसी बॉडी में एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कितनी होती है, वही जो होता है वो टेम्परेचर होता है आपका। तो फिर है इट इज द क्वांटिटी दैट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर ये भी डिसाइड करता है कि एक्चुअल में बॉडी की टेम्परेचर की जो फ्लो होने की डायरेक्शन वो किधर से किधर की तरफ होगी। एग्जांपल आपका नीचे दिया है। सपोज दैट अगर एक बॉडी का, दो बॉडीज आपस में क्या है? कांटेक्ट में रखी, हमने माना एक सिस्टम कौन सा है? 1 है, एक सिस्टम 2 है। एक का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक का आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमेशा टेम्परेचर, अगर ये ग्रेटर वाला टेम्परेचर मतलब इस बॉडी का ग्रेटर है, इसका कम है, लोअर है, तो हमेशा जो टेम्परेचर फ्लो होता है वो किधर से? हायर टू लोअर की तरफ। हमने लिखा है हायर टू लोअर टेम्परेचर। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सिस्टम को अगर कांटेक्ट में रखते हो, उन सिस्टम्स का अलग अलग टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर किधर से किधर जो है मूव करेगा? हायर टू लोअर की तरफ। तो ये सिर्फ और सिर्फ देखो, डायरेक्शन भी आपको पता चल जाएगी। अगर आपसे पूछे कि टेम्परेचर की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको अगर टेम्परेचर पता हो तो आप बता दोगे कि डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होगी। क्लियर हुआ? ये हायर टू लोअर की तरफ क्यों जाता है? हाँ, हायर टू लोअर का मतलब ये है, एक बॉडी का, एक सिस्टम का टेम्परेचर जिसका ग्रेटर है, और एक दूसरी बॉडी ले लो जिसका टेम्परेचर लोअर है। तो हमेशा याद रखना, जिस बॉडी का टेम्परेचर ग्रेटर होगा उससे टेम्परेचर हमेशा लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट कर देता है जब कांटेक्ट में उन बॉडीज को लाओगे।
समझ में आया? इसके तो बाद अगर कांटेक्ट में सर बॉडी नहीं है तो सर तभी होगा ये ट्रांसफर? हाँ बिल्कुल होगा। देखो होता है, हम बताएंगे उसका अलग, उसकी अलग उसका अलग एक टॉपिक है, शायद उसको कन्वेक्शन बोलते हैं, वो अभी पढ़ाएंगे हम, ठीक है। बॉडी अगर कांटेक्ट में है तब तो हीट का जो है टेम्परेचर का ट्रांसफर होगा, लेकिन अगर कांटेक्ट में नहीं है तब भी होता है, वो बताएंगे कैसे होता है, आगे के टॉपिक्स में आएगा, ठीक है। सर यस सर। हाँ बोलो आगे। सर जो देखो आपने अभी ये बताया कि इट मेजर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो सर हाँ। आपने भी कहा कि काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी एवरेज को मेजर करता है, तो इसमें सर पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज को नहीं मेजर करता है? तो अच्छा ये बताओ, हमने क्या कहा, टेम्परेचर सिर्फ हीट जो आती है किसी बॉडी की, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या कहा, मॉलिक्यूल्स। ये देखो काइनेटिक एनर्जी ही क्यों लेते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स फिर मोशन में होने चाहिए तभी हीट क्रिएट होगी। अगर मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तो बॉडी कोई भी रेस्ट में हो तो क्या उसके पास कोई टेम्परेचर होगा? नहीं बढ़ता है ना घटता है। क्लियर हुआ? यस सर। मतलब मॉलिक्यूल्स भाई, टेम्परेचर हीट एक्चुअल में क्या हो, हीट अगर आप कुछ कैलोरीज में डाल रहे हो तो जाहिर सी बात उसका कुछ टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, और टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जितने मॉलिक्यूल उसके अंदर होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ही तो बढ़ती है, वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत तेजी से जब चलना स्टार्ट करेंगे तो मोशन की वजह से ही क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है, इट मेजर्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। भाई अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो कितनी तेज मूव कर रहे हैं, सबको अगर पता चल जाए, सबकी काइनेटिक एनर्जी सबको ऐड करके एवरेज निकाल दो, तो जो एवरेज वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर, उसी को आप लोग क्या कहोगे, टेम्परेचर कहोगे। टेम्परेचर। आया समझ में? यस सर। इसके बाद आपकी बात आती है, अगला टॉपिक है आपका थर्मोमेट्री। ये देखो फिजिक्स की ब्रांच है। थर्मोमेट्री एक्चुअल में क्या होती है, वो एक फिजिक्स की ही ब्रांच है। क्या? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। देखो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हमको ये समझना रहता है, या फिर ये समझ लो कि किसी भी सिस्टम का हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, है ना। ये इस ब्रांच में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसी भी बॉडी का या फिर किसी भी सिस्टम का हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर मेजर करेंगे। तो इसी ब्रांच को ही हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोमेट्री बोलेंगे। क्लियर हुआ? फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग किसी भी सिस्टम या किसी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ क्या मेजर करें, टेम्परेचर, तो दैट इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। इस ब्रांच को ही हम लोग बोलेंगे थर्मोमेट्री। आया समझ में? यस सर। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है जो कि ये इधर है, सिंपल सा नाम, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस नाम से आप लोग वाकिफ हो। क्या लिखा है जरा बताइए। थर्मोमीटर। बहुत अच्छी तरीके से बुखार आता है तो डॉक्टर थर्मामीटर ही लगाते हैं ना। यस सर। तो थर्मोमीटर एक्चुअल में होता क्या है, सिंपल डेफिनेशन लिखी है, एनी डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम बॉडी का क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर। भाई थर्मोमीटर का कुछ प्रिंसिपल भी होगा, ये काम कैसे करता है। अगर ये थर्मोमीटर बनाया गया है तो किसी ना किसी प्रिंसिपल पे तो काम ही, किसी ने दिया होगा, कुछ रूल्स दिए होंगे, उस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो देखो इन्होंने क्या बात की, किस प्रिंसिपल पर काम करता है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ऑन प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस लीनियरली। देखो थर्मोमीटर एक्चुअल में देखो उसमें क्या भरा होता है, आप लोग जानते हो, मरकरी भरा होता है ना, लिक्विड स्टेट में भरा होता है कि नहीं। अगर मरकरी होता है तो देखो मरकरी का लेवल क्या होता है, अप एंड डाउन होता है। जब आपका टेम्परेचर मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो उस मरकरी का भी लेवल क्या करेगा, थर्मामीटर में ऊपर बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं, इंक्रीज करता है ना। तो लीनियरली मतलब समझ में आया। देखो मरकरी कैसे सिलेंड्रिकल टाइप शेप में वो भरी होती है अंदर ना। जी सर। तो इसलिए हमने लीनियरली हमने क्यों लगाया, क्योंकि देखो जो चेंज होता है वो एक्चुअल में लीनियरली बढ़ रहा होता है ऊपर की तरफ, इसीलिए हमने लीनियरली लगाया। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उस सब्सटेंस का लेवल या फिर जो भी उसमें सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो, मरकरी के अलावा भी अगर यूज करते हो, फिलहाल बेस्ट मरकरी होता है इसीलिए मरकरी की हम बात करेंगे, ठीक है। तो मरकरी अगर आप भरते हो, फिल करते हो थर्मोमीटर में, तो उसका लेवल क्या होता है, इंक्रीज करता है। लेकिन कैसे इंक्रीज करता है, लीनियरली, एक रेखा में, एक लाइन में फ्लो ऊपर की तरफ होता है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो टेम्परेचर कब आप बॉडी में लगाते हो तुरंत क्या करता है, मरकरी का लेवल ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है।
तो ये लीनियरली इंक्रीज करने लगता है। तो ये एक्चुअल में हम ये कहना चाहते हैं, किस बेस पर आप कैसे बताओगे कि एक्चुअल में इसका प्रिंसिपल क्या है? तो आपका प्रिंसिपल सिर्फ ये है, ये एक बात पर, एक फैक्ट है। ये किस फैक्ट पर बेस्ड है? सिर्फ वो सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी चेंज हो रही होगी जो आप उस थर्मामीटर में यूज कर रहे हो। यही इसका प्रिंसिपल है कि आप अगर मरकरी यूज कर रहे हो तो मरकरी की एक प्रॉपर्टी चेंज हो रही, वो लीनियरली देखो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, या फिर लीनियरली उसके साइज में या फिर उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा कि नहीं। तो यही प्रिंसिपल है थर्मोमीटर का कि एक प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस की इंक्रीज करेगी। बात समझ में आई? यस सर। इसके बाद आपकी बात आती है टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर देखो तरीके के होते हैं, यहाँ भी इस पेज पर हम थर्मामीटर पहला टाइप है इसका कौन सा? मरकरी थर्मामीटर, जिसमें हम लोग जनरली मरकरी यूज करते हैं। हाँ बोलो। हाँ सर इसमें एक प्रॉपर्टी और भी तो हो जाएगी सर, जैसे डिक्रीजेस लीनियरली हो जाएगा विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। हमने क्या कहा? नहीं अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे किसी बॉडी का तो वो प्रॉपर्टी आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन इससे आपको प्रिंसिपल ज्यादा लैंग्वेज हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना चाहते। नहीं आप सर, अगर हो इतना समझ जाएगा रहे हो, कि नहीं? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो लेवल डाउन नहीं हो जाएगा। लेकिन एक Yes, चीज sir. ध्यान रखना, थर्मोमीटर में ये सारे पॉइंट्स फिक्स किए जाते हैं। भाई थर्मोमीटर जब कोई बनाया जाता है तो उसका जो डाउन वाला लेवल बनाया जाता है वो एक फिक्स कर दिया जाता है ना। आप टेम्परेचर डाउन करो चाहे जितना डाउन कर जाओ, उस लेवल से नीचे थोड़ी ना चला जाएगा। इसलिए Yes, हम sir. हमेशा इंक्रीज की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आप अगर Yes. मेजर करोगे तो भाई ऐसी डिवाइस वो बनाई गई है, फिक्स की गई है कि इससे वो अब नीचे नहीं जा सकता, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए हम लोग इंक्रीज की ज्यादा, इंक्रीजेस लीनियरली की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद टाइप्स में पढ़ो, देखो क्या होता है। मरकरी थर्मोमीटर पहला दिया है, तो लेंथ ऑफ मरकरी इंक्रीज है। देखो मरकरी थर्मोमीटर में क्या बढ़ता है, जो मरकरी फिल होती है थर्मोमीटर के अंदर उसमें लेंथ इंक्रीज होती है कि नहीं? जी सर। Yes, यस sir. हाँ, तो मरकरी थर्मोमीटर में बस इतना ही आपको याद रखना, क्या? लेंथ ऑफ मरकरी इंक्रीजेज। अगर मरकरी थर्मोमीटर है तो उसमें जो मरकरी फिल होती है उसकी लेंथ इंक्रीज करती है। इंक्रीज। अगला आपका जो है वो कौन सा है? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। देखो ये थर्मोमीटर ऐसा होता है जिसमें वॉल्यूम गैस का जो होता है वो कांस्टेंट रखा जाता है, एकदम समझ लो वॉल्यूम फिक्स कर दिया जाता है जब बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, आइडियल गैस इक्वेशन आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है, सभी लोग जानते हो इसको कि Yes, नहीं? sir. यस Yes, अब sir. इसमें ध्यान देना, एन और आर आप जानते हो ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं, और यहाँ पर अगर हम Yes, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो इधर भी वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो सिर्फ पी और टी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसमें रखेंगे। और इससे ये पता चलता है कि अगर किसी भी बॉडी का, किसी भी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दो तो प्रेशर उस पर क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात उसका प्रेशर बढ़ेगा, मतलब उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा अपने आप। बढ़ेगा कि नहीं? Yes, sir. और ये आप जानते भी हो, जो घर में खाना बनाने वाली गैस है इसका एग्जांपल समझ लो, ये हाई प्रेशर पर भरी जाती है। अगर इसी सिलेंडर को बाहर से क्या करें, हीट देना स्टार्ट कर दें, अगर हम गर्म करना स्टार्ट कर दें तो जो अंदर मॉलिक्यूल्स गैस के होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोशन करना स्टार्ट कर दे, बहुत तेजी तेजी से मूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या है, जो सिलेंडर की वॉल्स हैं उन पर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे। और वही प्रेशर हमने क्या कहा है, यही इंक्रीज इन प्रेशर होता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हमेशा उस सिस्टम का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इससे हम ये इक्वेशन भी बना सकते हैं, क्या? अगर P1 T1 कर दें तो देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, P1 मतलब T1 टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। अगर P2 करते हो तो T2 मतलब टेम्परेचर। अगर दो अलग अलग क्वांटिटीज ले लें किन्हीं दो गैसेस के लिए तो आप ये रिलेशन इसमें लिख सकते हो। क्यों? प्रेशर इससे क्या हो कितना भी जाएगा, जाएगा? P अपॉन T जाएगा और ये कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे। भाई हम ये कहना चाहते हैं कि एक्चुअल में P अपॉन में ऐसे ले जाओ, P अपॉन T कर दो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे कांस्टेंट आएगा, तो P अपॉन T कांस्टेंट हो जाएगा। तो मतलब अलग अलग गैसेस के लिए अगर ले रहे हो तो P1 T1 P2 T2 इक्वल टू P3 T3 P4 T4 ऐसे लगातार लिखते चले जा सकते हो। जितनी गैसेस उतने रिलेशन आप बना सकते हो। तो हमने ये साइड में लिख दिया है। इसके बाद कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, इसमें क्या करना है, ये थर्मोमीटर ऐसा होता है जिसमें गैस को, जो गैस का प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें देखो अगर प्रेशर हम कांस्टेंट कर दें तो देखो इधर, इसमें अगर प्रेशर कांस्टेंट कर देते हो, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, तो देखो प्रेशर कांस्टेंट हो गया और एन आर तो कांस्टेंट होते हैं, तो इससे रिलेशन क्या,
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इससे ये पता चलता है अगर किसी भी सिस्टम का आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो उसका वॉल्यूम अपने आप बढ़ने लगता है, और ये सभी लोग जानते हो। अगर गैसियस सिलेंडर है कोई, उसमें टेम्परेचर बढ़ाओ तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है कि नहीं? यस बोलो सर। भाई, है ना? तो इससे आप लोग रिलेशन क्या लिख सकते हो, अगर V अपॉन में T ले जाओ और इज इक्वल टू कर दो, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो तो एक कांस्टेंट आएगा, मतलब V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अदर गैसेस के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2, V3 अपॉन T3, V4 अपॉन T4, ऐसे डॉट 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 जितने भी गैसेस लोगे सबके लिए लिख सकते हो। क्लियर हुआ? इसके बाद अगला आपका आता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एक्चुअल में ये क्या होता है, तो ध्यान देना, इसको समझना। देखो ये हमने थर्मोमीटर बनाया है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ये एक्चुअल में क्या होता है, इसके जो फार्मूले हैं, अभी इसके बाद जो है वो फार्मूला ड्राइव किया जाएगा, डेरिवेशन में बताएंगे। इसको सिंपल सा यहाँ पर समझो कि एक्चुअल में एक वायर इसमें यूज किया जाता है, जो सेंस जिसे कहते हैं हम लोग क्या, सेंसिंग एलिमेंट। देखो यहाँ पर ये वायर ये पूरा बना हुआ है। इस वायर की एक्चुअल में जो थर्मोमीटर, इस थर्मोमीटर ये जो ग्लास वाला बना होता है पोर्शन थर्मोमीटर का, इसके अंदर जो ये पोर्शन वायर का अंदर है उसकी लेंथ हमने L0 मानी है, ठीक है। और अगर इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, इस फिलामेंट को, जिस सेंसेशन एलिमेंट को क्या करते हो, अगर बॉडी में जैसे लगाते हो तो ये क्या करता है, इसकी लेंथ इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती, और ये जो लेंथ इंक्रीज करेगी वो हमने फाइनल लेंथ कितनी मान ली है, L। मतलब इनिशियल लेंथ L0 मानी है, और जो इंक्रीज हो गई तो टोटल इंक्रीज इन लेंथ, ये टोटल जो आई है वो आपकी मान लेते हैं अब L हो गई। तो अगर हम डिफरेंस निकालें तो L माइनस L0 कर देंगे भाई, फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे, तो हमको मिल जाएगा कितना, जो इंक्रीज इन लेंथ, जो ये इंक्रीज हुई है लेंथ, ये कितनी इंक्रीज हुई वो हमको पता चल जाएगी। तो ध्यान देना, इस रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में ये सेंसिंग एलिमेंट लगा होता है इधर, जो हम लोग बॉडी के पर लगाते हैं, जो टच कराते हैं, ठीक है। और इनिशियली ये वायर जो अंदर ग्लास वाले पोर्शन के अंदर ये होता है, ये L0 इसकी लेंथ लिए हैं, और जब इसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये देखो ये पॉइंट्स होते हैं जो स्केल कही जाती है, ठीक है। और अगर इसमें लेंथ टोटल इंक्रीज होकर कितनी L हो जाती है तो आप इससे डिफरेंस निकाल सकते हो। ध्यान रखना इसको, ये जो सेंसेशन एलिमेंट होता है ये किसका बना हुआ होता है, प्लेटिनम वायर का बना होता है। किसका बना होता है, प्लेटिनम। प्लेटिनम वायर का। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? यस सर। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला है, टाइम देखे रहना, अगला है आपका पेज नंबर है 4। तो इसमें ध्यान देना, एक प्रूवमेंट थोड़ा सा किए हैं, लेकिन इसमें अभी ये सब सारी चीजें अभी आगे क्लियर हो जाएंगी, ये सिर्फ हम डेरिवेशन एक्चुअल में किए। जैसे मान लेते हैं, जैसे जब वायर की लेंथ उसके अंदर जो थी वो कितनी थी, L0 थी, तो टेम्परेचर कितना था, हमने माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो लेंथ जो थी वो कितनी थी आपकी, L0 थी। अगर टेम्परेचर डेल्टा T कहने का मतलब इन टेम्परेचर्स का डिफरेंस, भाई कुछ टेम्परेचर अगर उसको उसमें इंक्रीज कर दिए तो लेंथ कितनी हो गई, L हो गई। तो ये डेल्टा T हमने क्या माना है, एक्चुअल में जब T में से 0 घटाओगे तो मतलब T ही तो बचेगा, तो डेल्टा T इक्वल टू हमने T डिग्री ही कह दिया डायरेक्टली। तो इस केस में लेंथ कितनी है आपकी, L है। तो देन अगर हम डेल्टा L लेंथ में डिफरेंस निकालना चाहें तो भाई फाइनल में से इनिशियल को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको चेंज इन लेंथ, टेम्परेचर की वजह से कितनी लेंथ में चेंज आई है वो आप पता कर लोगे इससे। तो इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया, सिंपल, ये डेरिवेशन आगे है, ठीक है। यहाँ पर इसको सिर्फ फार्मूला देखना है, बाकी इसमें कोई कमेंट नहीं करेगा, आगे भी प्रूफ करवाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, L इक्वल टू कितना है, L0, और ये ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो अल्फा हमने यूज किया है इसको आप लोग क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। आगे भी डेरिवेशन आएगा। इसी तरह अगर लेंथ में चेंज आई तो इस थर्मोमीटर के लिए ये आपने फार्मूला ड्राइव किया। अगर फॉर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मोमीटर कौन सा है, रेजिस्टेंस वाला है, तो उसके लिए आप ये फार्मूला सिर्फ बनाओगे, जहां पर L था वहां पर R यूज कर देना। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कितना, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। सबका मतलब आपका नीचे दिया हुआ है, सबका मतलब भाई R0 को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो फिलामेंट आप यूज करोगे रेजिस्टेंस थर्मामीटर में, किसका है, प्लेटिनम वायर है, तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना। तो अगर रेजिस्टेंस होता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस कितना माना है हमने, R0 माना है। इसी तरह जब टेम्परेचर कुछ इंक्रीज कर दोगे
तब रेजिस्टेंस उसका कितना, देखो ये ऐसा वायर होता है जिसमें टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। ध्यान देना, रेजिस्टेंस जो होता है वो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं उस रेजिस्टेंस थर्मामीटर का, तो उस केस में R कितना, सिंपल R मान लिए, ठीक है। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, जितना आप टेम्परेचर चेंज किए हो वो डेल्टा टी है। और अल्फा आपका पता है क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन था, जो अल्फा हमने एल के केस में, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन हो रहा था, एल लेंथ में चेंज हो रहा था ना, लेकिन यहाँ पर आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी कहेंगे। क्यों, क्योंकि भाई टेम्परेचर की वजह से जो भी रेजिस्टेंस घट रहा या फिर बढ़ रहा वो किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से हो रहा ना, इसीलिए इसको हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। जब आप इस फार्मूले का यूज करोगे तो इसमें अल्फा आपका क्या कहा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी। क्लियर हुआ? अब अगर इतना क्लियर हो गया तो इस पर एक न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लिया है एक न्यूमेरिकल छोटा सा है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। कह रहा आप प्लेटिनम वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 0 डिग्री। एक प्लेटिनम वायर है जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कितना दिया है, 10 ओम दिया, एंड 20 ओम एट 270 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 20 ओम जो है वो कितने, 73 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया है। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब आपका जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, यही कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी बोले थे, यानी अल्फा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बदल दिया है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोला है, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज मत होना, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का एक ही केस है। तो यहाँ पर हमको अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो जो दिया हमने लिख लिया, और अगर डेल्टा टी की बात करें तो भाई टेम्परेचर जो फाइनल था, फाइनल में से इनिशियल टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट करो तो 273 ही बचेगा। अब इस फार्मूले में आपको रख देना है। तो इस फार्मूले को अरेंज करके यहाँ तक लाओ, कर लोगे अच्छी तरह, ये आर नॉट डिवाइड कर दोगे, आर अपॉन आर नॉट हो जाएगा, इधर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, फिर 1 इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर माइनस आर नॉट अपॉन में आर नॉट, और ये डेल्टा टी अब की बार डिवाइड कर देंगे तो अल्फा इक्वल टू ये रिलेशन आपका निकल के आता है। इसमें वैल्यू जो है वो आपकी पुट कर देना है। जब वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 1/273 बचेगा। और हमेशा याद रखना, जो ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो अल्फा है, इसकी यूनिट हमेशा सेंटीग्रेड इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स आती है। हमेशा ध्यान रखना कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा इसकी यूनिट हमेशा आपको, अगर सेंटीग्रेड में मेजर कर रहे हो तो सेंटीग्रेड इनवर्स यानी सेल्सियस इनवर्स आ जाएगा, और अगर आप केल्विन में मेजर कर रहे हो तो केल्विन इनवर्स हो जाएगा। ये माइनस पावर लगी होकर ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो इसके बाद आपका आ जाता है अगला टॉपिक, थर्मल एक्सपेंशन। तो देखो थर्मल एक्सपेंशन की बात हम आज नहीं करेंगे, सिर्फ थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन बता देते हैं, बाकी डिस्कशन कल करेंगे, ठीक है। तो पहले थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन याद कर लो, पढ़ लेना घर पे। क्या है देखो, द इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ बॉडी व्हेन इट हीटेड इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अगर किसी बॉडी को हम क्या कर दें, हीट कर दें, तो भाई उस बॉडी के शेप में क्या हो जाता है, शेप और साइज में चेंज आ जाता है। इंक्रीमेंट। क्लियर है? अगर किसी बॉडी को अगर आप टेम्परेचर एक्स्ट्रा दे रहे हो, मतलब उसको गर्म कर रहे हो, तो उसके शेप और साइज में चेंज आता है। आपने एग्जांपल के तौर पर देखा होगा, ट्रेन की पटरी अगर गर्मी में ट्रेन चलती है तो वो स्पेस की बात जो करते हो ना, जब जहां पर ज्वाइंट होता है वहां पर थोड़ी गैपिंग छोड़ी जाती है। पता है क्यों? क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन रेल की पटरियों में होता है। वो गैपिंग अगर ना छोड़े तो गर्मियों के समय एक्सपेंशन होगा तो पटरियां मुड़ सकती हैं, इसलिए थर्मल एक्सपेंशन होता है और इसीलिए वो गैपिंग छोड़ी जाती है, ताकि जब ट्रेन आए अगर एक्सपेंशन होता भी है तो वो गैपिंग, वो जो रेलवे ट्रैक होता है वो गैपिंग ऐसे भर जाती है पूरी, और जब ट्रेन निकल जाती है तो फिर से वो गैपिंग हो जाती है, ठीक है। इसीलिए उनको छोड़ा जाता है, थोड़ी सी गैपिंग इसीलिए छोड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में थर्मल एक्सपेंशन होता है, टेम्परेचर बढ़ता है आयरन का, जिसकी वजह से उसमें एक्सपेंशन आता है, और एक्सपेंशन की वजह से अगर वो जगह ना छोड़े तो ट्रेन की पटरी मुड़ सकती है, इसीलिए वो गैपिंग छोड़ दी जाती है। क्लियर हुआ? तो थर्मल एक्सपेंशन यहाँ तक आप लोग नोट्स हम अभी भेज रहे हैं, इसको कर लेना। इतनी बातें सारी क्लियर हो गई कि नहीं, इतना बताओ।
यस सर क्लियर है Yes, sir. हाँ, बस इसको ध्यान से एक बार घर पे भी पढ़ना। हाँ बोलो। Sir, हाँ हाँ बोलो। sir, प्लेटिनम एलिमेंट की सर और भी एक दो प्रॉपर्टी बता दीजिए। प्लेटिनम एलिमेंट की देखो, Yes, एक्चुअल में जो प्लेटिनम एलिमेंट आपका यूज किया जाता है वो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि देखो इसकी कुछ ना कुछ खासियत है। अच्छा, क्लास भी और होगी, कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? हम बता देंगे तुमको, और भी पर्सनल Yes, पूछ sir. लेना शाम को तो बता देंगे, ठीक है? नहीं तो अगला Yes, टाइम sir. भी आ जाएगा और भी क्लास और भी है, ठीक है? Yes, कल sir. बता देंगे तुमको, ठीक है? अगर कोई दिक्कत है, बाकी जितना पढ़े हो इसमें तो नहीं कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, ठीक है, ओके ओके, बाय क्लास। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम वेलकम बच्चों, वेलकम। सर आप तो